Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में। So definition देखते हैं, the phenomena in which changing a current in a coil induces an EMF in itself is called self induction. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जब हम उसी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक ही कॉइल कंसीडर कर रहे हैं और उस कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, उसी के साथ हमने रियोस्टेट लगा दिया है, रियोस्टेट लगा दिया और साथ बैटरी और स्विच लगा दिया है। अब क्या हमारे पास कंसीडर अ कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ रियोस्टेट। सो व्हेन अ करंट पासेस थ्रू द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस। तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। हम जानते हैं इफ द करंट इज चेंज बाय varying a resistance of the rheostat, magnetic flux through the coil also changes that causes an induced EMF in the coil. तो रियोस्टेट से जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, कम करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो करंट की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इसके गिर्द पैदा होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। सो if the magnetic flux through the one loop of a coil is phi and n are the total number of turns of the coil, then the total flux through the coil will be। अगर phi फ्लक्स चेंज हो रहा है और एक टर्न की बजाय हम n नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर कर रहे हैं, तो जो फ्लक्स चेंज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? n phi के इक्वल हो जाएगा। सो एज द फ्लक्स phi इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन टर्न प्रोपोर्शनल टू द करंट। हम जितना अमाउंट ऑफ करंट चेंज करेंगे उतना ही फ्लक्स चेंज होगा। तो इसका मतलब है चेंज होने वाला फ्लक्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब जहां से हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। सेल्फ इंडक्शन के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं L, दैट इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सो अगर हम फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग एन फाई को रिप्लेस कर देंगे, जो हमारे पास यहाँ पर फैराडे लॉ है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, एन डेल्टा फाई को हम एल आई लिख सकते हैं। सो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्शन बन जाएगी एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई ओवर डेल्टा टी। सो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब ये एक्सप्रेशन हमें क्या शो कर रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट चेंज होगा पर यूनिट टाइम, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसी कॉइल के अंदर। सो करंट भी हम इसी कॉइल का चेंज कर रहे हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इसी में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। The self-induced EMF in the coil is proportional to the rate of current in the coil. So rate of current जितना change होगा, self-induced EMF भी उतना ज्यादा होगा। Self-inductance may also be defined as the ratio of average EMF to the rate of change of current in the coil. जितना EMF produce होगा उतना ही इसमें जो change है वो produce हो जाएगा। So self-induction क्या है? The ratio of average EMF induced in the coil to the change of the current with the time in the same coil is called self-induction. L को हम अब डिफाइन करने जा रहे हैं, तो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। The average EMF induced in the coil change of current with time in the same coil, तो ये क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। अब L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? सेम यूनिट्स होंगे जिस तरह म्यूचुअल इंडक्शन के थे, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, और वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर को हम क्या कहते हैं? हेनरी कहते हैं। अब सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी जो है वो सेल्फ इंडक्शन के लिए 1 हेनरी कब होगा? द कॉइल इज सेड टू हैव अ सेल्फ इंडक्शन ऑफ 1 हेनरी if an EMF of 1 volt is induced in the coil
when the current in the same coil changes at the rate of 1 ampere per second. So 1 Henry म्यूचुअल इंडक्शन कब होगी? जब 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी बाय चेंजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो जो सेल्फ इंडक्शन है वो क्या हो जाएगी? 1 हेनरी के इक्वल हो जाएगी। डिपेंडेंस देखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उतना फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, और जितना फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर कॉइल, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, तो उतना ही सेल्फ इंडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। एंड लास्ट इज द कोर मटेरियल। कोर मटेरियल के नेचर जो है उसके ऊपर भी सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करती है। सिग्निफिकेंस क्या है? हम जानते हैं एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मस्ट अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस इट। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो चेंज को अपोज करेगी, जिसको हमने लेंजेस लॉ में एक्सप्लेन किया था। अब इस नेगेटिव साइन की वजह से और इस अपोज होने की वजह से हम इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को समटाइम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। क्योंकि ये पैदा होने वाले यानी कि चेंज जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है उसके अपोज होती है, उसको बैक करती है, तो इसलिए हम इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। अब लास्ट में दिस इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डिंग विद द लेंजेस लॉ, जो हमने लेंजेस लॉ में एक्सप्लेन किया था। जो सेल्फ इंडक्शन है, जो कॉइल होती है, इसको हम इंडक्टर भी कहते हैं। द वायर वाउंड ऑन इंसुलेटिंग सिलेंडर फ्रॉम द इंडक्टर, इट इज यूज्ड वाइडली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो है इंडक्टर काफी यूज होता है, और ये इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर वायर को लपेट कर बनाया जाता है। इन अल्टरनेटिंग करंट द इंडक्टर बिहेव लाइक रेजिस्टर्स। जिस तरह हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था कि वो डायरेक्ट करंट को नहीं गुजरने देता, वो डायरेक्ट करंट के लिए रेजिस्टर है और अल्टरनेटिंग करंट के लिए वो कंडक्टर है। इसी तरह जो इंडक्टर है, जो अभी हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, ये एक्चुअली इंडक्टर का काम करती है, और इंडक्टर क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट को नहीं गुजरने देता, वो सिर्फ डायरेक्ट करंट को गुजरने देता है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में स्टडी किया और एट द एंड हमने इंडक्टर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।